बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव को। ओप्स को हम स्टार्ट करेंगे। ओप्स का जब भी बंदे के माइंड में आप लोग लफ्ज बोलेंगे तो आप लोगों को माइंड में ये सारी चीजें आनी चाहिए कि प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के रिलेटेड जितने भी आगे आपके टॉपिक्स हैं, आइदर वो फिजियो में आ जाए या फिर आपकी पैथोलॉजी में आ जाए, वो आप सारी ओप्स में बात करते हैं। लेकिन बिफोर प्रेगनेंसी आप जब बात करते हैं तो वो आपके पास गायनी होती है। अब इन दोनों को मैनेजमेंट करने के लिए, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए आपके वैसे तो सेपरेट मतलब के डॉक्टर्स हैं, ठीक है। गायनी की सेपरेट है, ओब्स का सेपरेट है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ये मतलब एक ही बंदा इसको ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन जो 12 कंट्रीज हैं उनमें ये आपके पास सेपरेट किए जाते हैं, मतलब के हैंडल किए जाते हैं इस तरह के केसेस, ठीक है। तो ओप्स में जो सबसे पहला आप लोग टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो है जी फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में आप लोग बात करेंगे मतलब प्राइमरी हमारे पास जो टॉपिक है वो तो प्रेगनेंसी का, ठीक हो गया जी। तो हेडिंग आप दे देंगे फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। नंबर 1 आप लोग हेडिंग दे दें फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो फिजियोलॉजी है इसकी जनाबेली बात करेंगे। देखिए इसमें भी जब आप लोग डिटेल में जाने से पहले ना प्रेगनेंसी की, तो आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स का पता होना चाहिए। बुक में ये चीज वाज़ेह लिखी हुई है कि बेसिक पॉइंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक हो गया जी। अब इस बेसिक पॉइंट ऑफ प्रेगनेंसी में भी जाने से पहले मैं ये कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी का पता होना चाहिए। और एम्ब्रियो फिर आप कहाँ से करते हैं? आप करते हैं फर्स्ट स्टेप 1 से, ठीक होगा जी। तो जब आप लोग फर्स्ट स्टेप 1 की ऑलरेडी आप लोग बातें जानते हैं, वहां से वही बातें मैंने रिवाइज करनी है, क्योंकि सेम चीजें आप लोगों ने वो की हुई हैं। यहाँ पे आप लोग जस्ट इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो एक साइड पे ना नोट लिखें और एक पूरा टॉपिक पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, वही फ्रॉम द स्टेप 1 से। तो इसको लिखें। आप लोगों ने ना जब गायनी की बात की थी तो गायनी में आपने पढ़ा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप लोगों के पास बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट रिकॉल करना है, रिकॉल कर लें किसको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। रिकॉल जनाबेली मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये आपने लिखते रहने हैं चीजें सारी, क्योंकि आपने नॉर्मल प्रेगनेंसी पढ़नी है तो जाहिर सी बात है फिर आपको ये साइकिल रिकॉल करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जनाबे अली आपका डे 1 से लेकर फिर आगे आपके पास जनाबे अली डे 14 भी आता है। डे 14 के बाद कुछ आपके मतलब के पॉइंट्स आ जाते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। इसमें आपके पास ये एक इस तरह आप लोग करें, ठीक है। अच्छा जी। अब आपके पास ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल था जब आपने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे लिखे कि डे 40, आप 14 डे आपके पास आ गया। 14 डे के बाद ना एक और आप मतलब के लिखें पॉइंट, जिसका नाम रखेंगे आप 15 डे। कौन क्या लिखेंगे? 15 डे। अब फिर 15 डे के बाद आप लोग एक और लिखेंगे जिसका आप लिखेंगे 16 डे। 16 डे के बाद एक और पॉइंट लिख लें जो कि 17 डे। 17 के बाद जनाबेली जो आप लोग बात करेंगे डे की, वो आपके पास है जी 18 डे। 18 के बाद 19 की बात कर लें, 19 के बाद जनाबेली 20 की बात कर लें, और 20 के बाद आप लोग बात करेंगे एक और डे की जिसका नाम है जी जनाबेली 21। आप लोग लिख लें 21। यहां तक आप लोगों को मतलब कि ये चाहिए डेज। अच्छा जी। अब होता क्या था कि जब आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की तो आपने ये जो डे 14 है ना, इसको आपने ओवुलेशन डे कहा था, ऐसे ही है? क्या ख्याल है? मतलब कि डे 1 से लेकर डे 5 तक तो आप लोगों को पता है कि जनाब अली एल एच एफ एस एच जो है, एफ एस एच आपके पास मैच्योरेशन करवाता है किसकी? फॉलिकल की। मतलब डे 1 से लेकर डे 5 तक। अब डे 5 से ऑनवर्ड डे 40 तक आपको पता है एस्ट्रोजन करवा रहा था, ठीक हो गया। फिर ऑन द 14 डे आपके पास विद द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके पास क्या होती थी? यहाँ पे एवोल्यूशन होती थी। ये जस्ट आपने रिकॉल करनी है चीजें, आप लोग बड़ी डिटेल से जानते हैं। अब इसको आपने ओवोल्यूशन मतलब को डे कहा था, ठीक होगा जी। जब 14 डे पे ओवोल्यूशन होती है तो आपको पता है कि ओवोल्यूशन में आपके पास क्या होता था कि भाई एग रिलीज होता था, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होता था? एग रिलीज। अगर इस टाइम पे आपके पास जनाबेली स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर क्या है यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा? स्पर्म्स मिलेंगे और आपके पास एग मिलेगा और क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। क्या ख्याल है?
आप लोगों के ख्याल में ये मतलब कि पॉइंट ठीक है ना, कि यहाँ पे फिर क्या होगी, अल्टीमेटली आपके पास फर्टिलाइजेशन होगी। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अगर तो स्पर्म नहीं होता, अगर स्पर्म नहीं है, तो फिर तो एग आपके पास मतलब कि क्या करेगा, बाहर शेडिंग हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की तरफ आएगा, तो वहां से फिर आपके पास है इसकी शेडिंग हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब जब फर्टिलाइजेशन आपके पास हो जाती है, तो पता ये चला कि इस ये पता ये हमें चला कि भाई इस पॉइंट पे आपके पास क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन होगी। इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगी, ये पॉइंट आपने सीखने हैं, प्लीज जस्ट मैंने रिकॉल करना है प्रेगनेंसी के लिए। फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन जनाबे अली विद द हेल्प ऑफ स्पर्म होगी, एग आपके पास रिलीज हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ ओवुलेशन स्पर्म के साथ मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब कुछ आपको पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एक बात आपको याद होनी चाहिए कि डे 14 से लेकर डे 15, 16 एंड 17, ये वो डेज हैं जिनको आप लोग कहते हैं, यहाँ पे दो फेजेस आप लोगों ने मतलब कि किए हुए हैं, जिनका आपको पता है, इसको कहते हैं आप लोग इंट्रा ट्यूबुलर फेज। इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंट्रा इंट्रा ट्यूबुलर फेज। तो ये आपके पास जनाबे अली क्या है कि दो मतलब एक फेज हो गया। जब एग एंड स्पर्म मिलते हैं ना, इस्टमस एम्पुला वाले एरिया में ये जनाबे अली सिस्टम होता है। ये कहाँ पे होता है, एम्पुला वाला जो एरिया, अब मैं डीपली तो नहीं वहां पे जा रहा आपको, क्योंकि पहले भी मैंने बताया हुआ है। एम्पुला वाले एरिया में ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब यहाँ पे एम्पुला वाले एरिया में ये मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, ये काम हो रहा है कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब्यूल में, इसलिए इसको इंट्रा ट्यूबुलर फेस कहा जाता है। और इंट्रा ट्यूबुलर फेस जनाबे अली आपके पास क्या है, फिर जब ये फर्टिलाइजेशन होती है, तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने से यहाँ पे फिर जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट मूव करता है जनाब अली टूवर्ड मोरिल्ला। एक लफ्ज आपके पास है मोरिल्ला, इसको कहते हैं मोरिल्ला। और मोरिल्ला आपके पास जनाब अली ऑन द डे आपके पास ये जो है ना 17 इस लेवल पे आ जाता है। ये मतलब कि मोरिल्ला आपके पास यहाँ पे जो है ना बन गया जाइगोट से। अब ये मुरीला भी आपके पास मतलब कि कहाँ पे, इंट्राट्यूबुलर फेज के मतलब के अंदर आ रहा है। फिर क्या होता है, इस मुरीला से आपके पास बनता है जनाबेली ब्लास्टूला। क्या बनता है, ब्लास्टूला। ये पॉइंट कुछ सीख लीजिएगा, ये क्या बन जाता है, ब्लास्टूला। और याद रखिएगा कि ये जो ब्लास्टूला है, ये आपके पास यहाँ पे एक और फेस है, इस फेस का नाम है, इसको कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन फेस। या अब बात कहाँ पे जा रही है, यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन फेस। तो ये दो फेसिस आप लोगों ने यहाँ पे याद रखने हैं। अच्छा देखें, बात अभी दोबारा होगी। और फिर यहाँ पे जो 21 डे है ना, यहाँ पे हो जाती है आके आपकी इम्प्लांटेशन। क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका भी याद रखना, क्योंकि इम्प्लांट हो रहा है ना, जाइगोट मरूला में, मरूला फिर आगे आपके पास ब्लास्टूला में, तो इम्प्लांटेशन आपके पास अल्टीमेट। पता ये चला कि ये जो इंट्रा यूट्राइन फेज है, इसमें आके एक तरह से आपके पास क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो ये आपने पॉइंट है इसका याद रखना है। अच्छा ये बात कर लेते हैं आगे। आगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने अभी तक बात ये बताई है कि भाई डे 14 तक जो है ना, डे 1 से लेकर डे 5 तक तो एफएसएच काम करता है फोलिकल को, और फिर बाद में एस्ट्रोजन आता है जो कि मेच्योर करता है टिल 40 डे। 40 डे पे जनाबे लिए आपके पास क्या होता है, एलएच की वजह से इसकी मतलब कि जो ग्रेफिन फोलिकल है उसकी रैप्चिंग होती है, और एग आपके पास रिलीज होता है। फिर उस एग के साथ अगर तो स्पर्म है, इंटरकोर्स किया हुआ है मेल फीमेल ने, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फिर ये जो जाइगोट है इसको कहते हैं इंटरट्यूबुलर फेज। फिर यहाँ से जाइगोट आपके पास मिरिला की शक्ल में, और मिरिला से भी ब्लास्टूला, और यहाँ पे ये जो फेज है इसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन। ये आपके पास पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं आगे, मतलब क्या। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताने लगा कि ये जो ब्लास्टूला है ये बेसिकली क्या चीज है, इसका थोड़ा सा सीख लें, बाकी फिर आगे बात करते हैं। याद रखिएगा कि ब्लास्टूला बेसिकली ये सेल्स होते हैं, और एक कैविटी इसमें बनती है जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देन आपके पास इम्प्लांटेशन हो जाती है। मतलब एक तरह से ना ये आपके पास कुछ यूं है, ये एक आपके पास ऐसे एरिया, इस तरह ये सेल्स मतलब के बनते हैं।
ये आपके पास सेल्स बनते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इनको कहा जाता है। जितने भी सेल्स हैं इनको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जो कैविटी है ना, इसको कहा जाता है ब्लास्टो, हाँ जी, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टो कैविटी। ब्लास्टो कैविटी भी कहा जाता है, और या फिर ब्लास्टो इसको सिस्ट कहा जाता है, जो अंदर वाली है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो बातें आपने याद रखी, जो मैं कह रहा हूँ ना, सेल्स है, ब्लास्टूला बेसिकली ये आपके पास सेल्स हैं। इसको एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहा जाता है, एम्ब्रियो ब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, मतलब एक तरह से ये आपके पास होते हैं और ये रोल प्ले करते हैं। इनको तो आपने कहा ट्रोफोब्लास्ट, ये आपके पास क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, इनकी आगे अपनी मतलब के और भी टाइप्स हैं, इसकी बात करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली सेल्स होते हैं, और अभी मैं आप लोगों को ये दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा पहले प्लीज। ये देख रहे हैं आप लोग के यहाँ पे, ये जितने भी सेल्स हैं ना, ये सारे के सारे जो जितने भी आपके पास सेल्स हैं, ये वाले जो सारे जो इसको बना रहे हैं, ये आपके पास क्या है, इनको कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इन सबको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। फिर आपके पास ये जो ब्लास्टोसील मतलब ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है एक तरह से आपके पास है इसका आपको। और साइडों पे जो आपके पास लेयर है, जोना, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा आपके पास ये लेयर है, जो कि इसके सारी के दरमियान जो लेयर आपके पास राउंड जिसने किया होगा ना, इसको जोना, जोना का मतलब लेयर होता है ना, इसको आप क्या कहते हैं, जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा। ठीक होगा जी, ये लेयर का। अच्छा, फिर ये बात आ जाती है इन सेल्स की, थोड़ी सी आप लोगों को इन सेल्स का, इनको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। ये आपके पास क्या है जी, एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट। पता ये चला कि भाई दो तरह के ब्लास्टूला में, ये, एक मिनट। अच्छा देखें, हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। पता ये चला कि दो तरह के सेल्स हैं, एक एम्ब्रियोब्लास्ट है, एक ट्रोफोब्लास्ट है। और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये रोल प्ले करते हैं किसमें, इम्प्लांटेशन में। ये इनके बारे में आप लोग ये बात कर सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट हैं, प्ले रोल इन इम्प्लांटेशन, इन इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो यहां तक। और देखें, इम्प्लांटेशन से पता है आपको, बाद में बीटा एच सी जी रिलीज होता है। वो कौन रिलीज करता है, अभी थोड़ी देर तक बात करने लगे हैं। और बीटा एच सी जी फिर आप लोग टेस्ट करते हैं, तो इसको डिटेक्ट करते हैं किसमें, सीरम में और यूरिन में। और जब ये पॉजिटिव आता है बीटा एच सी जी के बारे में, तो आप कह देते हैं जी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जी, आपके पास है, पॉजिटिव है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ना कुछ इवेंट्स हम देखेंगे, वीक्स बाय वीक्स कुछ इवेंट्स देखेंगे। मैंने अभी तक बात जो की है मैं रिपीट करने लगा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कहा कि भाई 40 डे पे आपके पास ओवुलेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा, मोरिला की फॉर्म में आगे चलेगा, और ये आपके पास इंट्रा ट्यूबुलर फेज में, दो फेजेस की आपने बात की, फेज 1 और फेज 2। और उसके बाद आपने ये कहा ब्लास्टूला, ब्लास्टूला में आपने ये कह दिया कि जनाबेली ब्लास्टूला आपके पास बेसिकली क्या है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स को एम्ब्रियो ब्लास्ट, दो सेल्स होते हैं इसमें ब्लास्टूला, एम्ब्रियो ब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है। और जनाबेली ये दोनों क्या करते हैं, ये इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करते हैं, डेट्स इट। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं। अब लिखें कुछ इवेंट्स, लिखें वीक 1 पोस्ट कंसेप्शन इवेंट। नंबर 1 पे जो आपके पास पॉइंट होगा, ये आप लिखेंगे कि वीक 1 पोस्ट कंसेप्शन, जब कंसेप्शन हो जाती है, पोस्ट कंसेप्शन इवेंट क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ये आप लोगों ने अब पॉइंट थोड़े से देख लें। पोस्ट कंसेप्शन इवेंट विद इन वीक 1, देखें, फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले वीक में ना क्या होता है, उसको मैंने हेडिंग दी है वीक 1 पोस्ट कंसेप्शन इवेंट। अब याद रखिए, आंसर यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास कंसेप्शन हुई है, एवोल्यूशन मतलब कि हुई है, फीमेल ने कंसीव किया है, फर्टिलाइजेशन हुई है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वीक 1 में 2 फेजेस हैं। वीक 1 में आपके पास 2 फेजेस आ जाते हैं। 2 फेजेस में आपके पास क्या है कि एक होता है जी इंट्रा ट्यूबुलर फेज, ये लिख लीजिएगा प्लीज, इंट्रा ट्यूबुलर फेज आपके पास आएगा। और फिर आपके पास जनाबली इंट्रा यूट्राइन फेज।
अब इनके अंदर क्या होता है, ऊपर मैंने आपको लिखवा दिया इंट्रा यूट्राइन फेस, ये दो फेज आपने याद रखने हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं। देखें, इनर सेल मैस को आप कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, और मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि जो इंट्रा यूट्राइन फेस है ना, इसमें आपने पढ़ा ब्लास्टूला। हाँ जी, इसमें आपने किसकी बात की है, ब्लास्टूला की बात की है। अब थोड़ा सा ब्लास्टोसिस्ट, ये लफ्ज क्या है, ये आपके पास लफ्ज है ब्लास्टोसिस्ट, लेकिन हम ब्लास्टूला की बात करेंगे। इधर आप लोग ना हेडिंग दे दें जरा, ब्लास्टूला, हेडिंग दें ब्लास्टूला, ताकि मैं आपको थोड़ी सी चीजें इसमें बता दूं। अब ये जो ब्लास्टूला है, बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट जिसको आप लोग मतलब एक तरह से कह रहे हैं, ये आपने अब बनानी है। ये एक मतलब कि बड़ी सी आप वो बना लें, ताकि आप लोगों के यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके पास क्या है जी, इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर को आप लोग कहते हैं जोना। हाँ जी, जोना पेलुसुडा, जोना पेलि जोना पेलिसिडा। तो ये आप लोगों ने इसकी बात की है, जोना पेलुसुडा, तो जोना पेलिसिडा होगी। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने जो याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपके पास कुछ ना सेल्स हैं, ऐसे सेल्स मतलब कि बना लें ओवरऑल, इसमें आपने सेल्स बनाने हैं इस लेयर के साथ साथ, जो कि इन इन सेल्स का नाम क्या है। हाँ जी, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे ना, इन सेल्स का नाम क्या है, इन सेल्स का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। इन सेल्स को कहते हैं जी ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अलावा जो आपके पास सेल्स हैं, उनका नाम क्या है, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ड्रा कर लूँ, और यहाँ पे पहले आप लोग इसको क्या कर लें, ड्रा कर लें। ये कुछ और भी सेल्स हैं जो कि इस फॉर्म में आपके पास मतलब कि इसमें पड़े हुए हैं। ठीक होगा जी, ये भी कुछ सेल्स हैं। अच्छा, अब इनकी ये इधर इस इनमें भी कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो सेल हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका नाम है जी ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो एरिया, ये जितना भी सारा का सारा, इसको आप लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इसको मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट सिस्ट कहा जाता है, या ब्लास्टोसील कहा जाता है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसील भी कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी आपके पास सेल्स की, तो एम्ब्रियोब्लास्ट लिख लें। ये आपके पास जो सेल्स हैं, इनका नाम क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब यहां से ही बात थोड़ी सी आगे एक्सटेंड होगी, एम्ब्रियोब्लास्ट। चलें जी, बात करते हैं आगे। देखें, दोनों का काम क्या है, बोथ सेल्स प्ले रोल इन इम्प्लांटेशन, किसमें, इम्प्लांटेशन में। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी से पहले क्या बना था, मुझे आप लोग बताएंगे। ये जो ब्लास्टूला है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी से पहले क्या बना था, बताएंगे। मोरिला क्या बना था इससे पहले, आपको पता है मोरिला बनता है आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट सेल। याद रखिए, अब लिख लें कि अब मैंने आपको बताना है ये है कि जनाबे अली, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट हैं और ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, इधर लिखें इनका फंक्शन, क्योंकि चीजें सारी क्लियर होती जाए ना स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे इनका लिख लें फंक्शन। बोथ सेल्स, बोथ सेल्स प्ले रोल इन इम्प्लांटेशन, प्ले रोल इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में जनाबे अली दोनों का क्या होता है, रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि आप लोग लिखें आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम पे, तो जनाबे अली क्या, आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट लिख लें, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टिक, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स डिवाइडेड इनटू, लिखें प्लीज, डिवाइडेड इनटू, ये आपके पास जनाबली क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं किस में, ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। ये दो लेयर्स में जनाबली डिवाइड हो जाते हैं। अब इन टू लेयर्स का आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो ऐसी दो लेयर्स कौन सी हैं, और इनके आपको थोड़े थोड़े फंक्शंस का पता होना चाहिए। एक लेयर आपके पास है सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, सिस्टो सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एक सेल ये है सिस्टोट्रोफोब्लास्ट, और इस सिस्टोट्रोफोब्लास्ट को कहा जाता है इनर, ये आपके पास है इनर। और फिर एक आपके पास और है, उसका नाम है सिन, लिखे प्लीज, सिन। ये
तो सिस्टोट्रोफोब्लास्ट जनाब अली आपके पास इनर है, और सिंस लिखें, सिन सिस्टियो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट ये सेकंड सेल है। और ये आपको पता होना चाहिए कि सिंसिस्टियोब्लास्ट ये आपके पास है आउटर, ये आपके पास क्या है जी, आउटर। और इनर आप लोगों को मैंने बता दिया। अब जो मेन आज की आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बीटा एससीजी कहाँ से आता है, तो सिंसिस्टियोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिलीज फॉर रिलीज टू, हाँ जी, रिलीज टू बीटा HCG। समझ आ गई? हाँ जी, बीटा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गमेट्स आपके पास एक तरह से मैंने आपको बताया था। अच्छा, बीटा HCG आप फिर यहाँ पे याद रखिएगा, डिटेक्ट इन फॉर determined to pregnancy for confirmation of the pregnancy, बीटा HCG डिटेक्ट इन प्लाज्मा, हाँ जी, फॉर कंफर्मेशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आप जनाबली टेस्ट करते हैं, डन, आप डन करते हैं किसको, डन यूरिन, यूरिन टेस्ट आप कर सकते हैं डन, या फिर डिटेक्ट बीटा HCG जनाबली इन, कहाँ पे, यूरिन, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस आप लोग इससे कर सकते हैं, और आप इसको प्लाज्मा में चेक कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि जनाबली बीटा एसईजी की बात आ गई, और ये मैंने आपको अभी तक बात बताई है। नेक्स्ट प्लीज। फर्स्ट वीक की आपके सामने बात हो गई है, अब बात करते हैं जी थोड़ी सी इसमें वीक 2 पोस्ट कंसेप्शन इवेंट, वीक 2 पोस्ट लिख लें प्लीज, वीक 2, वीक 2 पोस्ट कंसेप्शन, वीक 2 पोस्ट कंसेप्शन इवेंट। भाई वीक 2 के अंदर आपके पास बेसिकली जो पॉइंट आते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 2 पे आपने इसको मतलब कि लिखना है। अब हमने बात की एम्ब्रियोब्लास्ट की, हमने ये कहा ना कि ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह के सेल्स हैं, एक आपके पास ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स है, वो आप लोगों को मैंने बता दी है। उसके बाद आपने कहा कि एक है एम्ब्रियोब्लास्ट, और एम्ब्रियोब्लास्ट लिख लें कि भाई एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये भी जनाबली इम्प्लांटेशन के बाद डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू, ये आपके पास डिवाइड हो जाते हैं किस में, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिवाइडेड इनटू जनाबली 2 टाइप ऑफ लेयर्स, एक आपके पास होती है जी इनटू एपीब्लास्ट, ठीक हो गया, और सेकंड आपके पास है हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक। देखिए, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर एम्ब्रियोब्लास्ट, अगर आपसे को पूछे ना कि एम्ब्रियोब्लास्ट बेसिकली क्या चीज है, आप ये बता सकते हैं, लिख लें कि एम्ब्रियोब्लास्ट इज एन 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, डिफरेंशिएट फ्रॉम द, हाँ जी, इसको इनर इनर सेल मैस, और इनर इनर सेल मैस, तो ये आप लोगों को पता होना मैस, ठीक हो गया, ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन, बाकी कोई इतनी वो नहीं है, और लिखनी हुई तो साथ में समझने के लिए आप लोग इसको लिख सकते हैं। पता है, अब ये जो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, ये जो एपीब्लास्ट है ना, फिर फ्यूचर में ना इससे बन जाती है, हाँ जी, इन फ्यूचर या लेटर ये इससे बनती है आपके पास बिकम, बिकम आपके पास जनाब बिकम प्राइमरी एक्टोडर्म, इससे क्या बन जाती है, प्राइमरी एक्टोडर्म। तो ये आप लोग फर्स्ट स्टेप 1 से जनाबली जानते हैं, प्राइमरी एक्टोडर्म। उसके बाद ये जो हाइपोब्लास्ट है ना, याद रखिएगा, ये इंटरनल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स की है, और इसका आपको ये पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर, इन फ्यूचर ये आपके पास जनाबेली बिकम, या फिर आपके पास बिकम एंडोडर्म, ये आपके पास एंडोडर्म जनाबेली बन जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दो आपके पास पॉइंट है। फिर याद रखिएगा कि एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द एमनियोटिक कैविटी एंड योक्स है। ये जो दोनों है ना, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है, लिख लें, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, ये बनाते हैं, क्या करते हैं, फॉर क्रिएटिंग द एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक जनाबेली कैविटी, और इसके साथ साथ एंड, हाँ जी, एंड योग सैक, आपको योग सैक ठीक होगा। ये इस दोनों के लिए मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जो कि किससे आए हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट से। एम्ब्रियोब्लास्ट कहाँ से आया है, ब्लास्टोसिस्ट से। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से आया है, मुरिल्ला से पहले, मुरिल्ला के बाद, मुरिल्ला कहाँ से आया है, जाइगोट। जाइगोट कहाँ से है, फर्टिलाइजेशन हुई, कब हुई, ऑन द डे ऑफ 14, किसके साथ, एग और स्पर्म के साथ। एग कैसे आ गया आपके पास जनाब अली, फ्रॉम द ग्रेफियम फोलिकल। ग्रेफियम फोलिकल कहाँ से आ गया, आपको पता है कि हाँ जी, आफ्टर एक्शन या आफ्टर फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फिर कैसे आपके पास मतलब डे 1 से लेकर डे 5 तक जो एफएसएच ने काम किया था। एफएसएच कहाँ से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच आपके पास मतलब कि कब आया, जब आपके पास जनाब हाइपोथैलेमस से मतलब के रिलीजिंग हार्मोन, तो आपके पास गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जब आया था कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ये सारी सीरीज आपके पास एक बड़ा क्विक रिव्यू बनता है चीज के साथ। बाकी आगे बात करते हैं जी, मूव ऑन करते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल में चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट लाई बिटवीन, देखें अब इनकी ना, इन दोनों लेयर्स के दरमियान, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान जो फिर लेयर जा रही है, मतलब क्या कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, तो इन दोनों लेयर्स के, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान लेयर बिटवीन, लिख लें प्लीज आप लोग ये, कि लेयर, थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर आपके पास है, थर्ड वन आपके पास है जी मीजोडर्म। यही तीनों इन्हीं तीनों की बात करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, बिटवीन, लेयर बिटवीन, लेयर बिटवीन एक्टो एक्टो एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं जी आगे। देखें आप लोग एक नोट लिखें, एक नोट लिखें जी, के बल्कि नोट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बल्कि नोट लिख लें, आपके काम आ जाएगा। एक क्विक रिव्यू लिख लें, क्विक रिव्यू के साथ, ताकि ये चीजें जो आपने अभी पढ़ी है ना, ये आपकी एक तरह से रिवाइज हो जाए। ये है कि आपने पढ़ा कि पोस्ट कंसेप्शनल कंसेप्शनल पोस्ट कंसेप्शनल वीक्स, आपने बात किया है कि प्रेगनेंसी मतलब के होने के बाद, कंसीव होने के बाद की वीक्स की बात कर रहे हैं। आपने ये बात की है कि जनाबे अली नंबर वन पे आप लोगों ने ये कहा कि आपके पास, मुझे बताएंगे कि भाई आपके पास आ जाता है मोरिला, मोरिला की बात आ जाती है, और आपके पास आ जाता है जी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब मुझे एक बात बताएं कि ये मोरिला और ये जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ये किस में आते हैं क्या, और इस ये दो दो भी दो फेजिस से ना, मतलब एक या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रा इंट्रा ट्यूबुलर ट्यूबुलर फेज, ये इसकी बात कर सकते हैं, प्लस आप इंट्रा यूट्राइन फेज की बात कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, ये किस में आ रहे थे, वीक 1 के वीक 2 में, ये आपके पास से वीक जनाबेली 1 की बात हो रही है। फिर आपने नंबर 2 पे बात की कि टू जर्म्स लेयर्स। अब आपने ये बात की ना कि टू जर्म, हाँ जी, टू जर्म लेयर्स। और टू जर्म लेयर कौन कौन सी हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई है ना आपको। टू जर्म्स लेयर आपके पास जो एम्ब्रियोब्लास्ट से बनती हैं, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, इनको कहा जा रहा है एपीब्लास्ट है इस एक, और एक आपके पास जनाबेली क्या है, एपीब्लास्ट और एपीब्लास्ट आपके पास है, और आप लिखें जी हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अच्छा देखें, एपीब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए
एक ये वाली चीज आ गई, और दूसरा आपके पास बीटा HCG। बीटा HCG आपको पता है ना डॉक्टर दनान, ये कहाँ से बनता है? बीटा HCG फ्रॉम, हाँ जी, बिकम फ्रॉम सेन, हाँ जी, सिन सेन सिन सेन सेंटियो, हाँ जी, टोफोब्लास्ट, जो कि टोफोब्लास्ट की एक मतलब के आगे फर्दर डिवीजन है, इससे ये बनता है, ठीक है। एक सिस्टियो ट्रोफोब्लास्ट है ना, एक सिन सिस्टियो ट्रोफोब्लास्ट है। तो यहाँ से ये आपके पास बनता है ये चीजें। और ये मुझे आप बताएंगे आप लोग कि ये किस वीक में की बात हो रही है? हाँ जी, ये किस वीक की है? वीक 2 की जनाबेली यहाँ पे बात हो रही है, ये इवेंट उसका है। मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। फिर अब बात आ जाती है जी वीक 3 की। अब नंबर 3 पे जो पॉइंट है ना आपके पास, याद रखिएगा कि डे 16 पोस्ट लिख लें कि पोस्ट कंसेप्शन डे 16 पे, 16 डे पोस्ट कंसेप्शन, हाँ जी, पोस्ट कंसेप्शन डे 16 पोस्ट कंसेप्शन की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें याद रखिए टू बिकम 3 लेयर्स, इस पे आके क्या होता है? टू बिकम टू बिकम 3 लेयर। मैंने आपको कहा ना कि 3 लेयर्स होती हैं। तो जनाब अली देखें, मैंने ऊपर ये बात बताई सिर्फ कि एक मीजोडर्म भी होती है, लेकिन मैंने इसको सेकंड वीक में नहीं किया आपके सामने डेवलप। मैंने बस हाँ यहाँ पे मैंने ये जरूर बताया आपको कि 3rd लेयर होती है। अब यहाँ पे देखें, जो 16 डे है ना, जो पोस्ट कंसेप्शन के बाद कंसीव करने के बाद, यहाँ पे 3 लेयर्स बन जाती हैं। कौन कौन सी आप मुझे बताएंगे? एक्टोडर्म बन जाती है, और आपके पास जनाब एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म का दूसरा नाम क्या है? एपीब्लास्ट। कहाँ से बनती है? एपीब्लास्ट से बनती है। फिर आपके पास जनाब मीजोडर्म है, और मीजोडर्म आपको बड़े अच्छे से पता है कि ये देखें, मीजोडर्म की अगर मैं बात करूँ ना, फ्रॉम प्रिमिटिव सेल मूव इनसाइड द, ये लिख लें, फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम प्रीमिटिव फ्रॉम प्रीमिटिव सेल सेल फ्रॉम प्रीमिटिव सेल मूव इनसाइड, ये कहाँ पे? मूव इनसाइड, ये इससे मतलब एक तरह से। फिर आपके पास है एंडोडर्म, और एंडोडर्म याद रखिएगा कि जो आपके पास है ये कहाँ से बनती थी? ये बनती थी हाइपोब्लास्ट से। तो देखें यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी काफी सारी इसकी मतलब कि क्लियर आपके पास हो गई। नेक्स्ट बात कर ले हैं यहाँ से बिकम, हाँ जी, यहाँ पे बिकम मीजोडर्म, तो ये आपके साथ पॉइंट होने चाहिए। देखिए, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। जितने भी ऑर्गन्स आपके बनते हैं ना, याद याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगा हूं, इसको थोड़ा कॉन्शियस से सुन लें। जितने भी जितने भी ऑर्गन्स आपके बनते हैं, एपीब्लास्ट से याद रखिएगा आपके पास बनते हैं। और एपीब्लास्ट आपको पता है ना कि एपीब्लास्ट इन फ्यूचर भी कम, हाँ जी, एक्टोडर्म। पता चला कि एक्टोडर्म से कुछ अपने मतलब के ऑर्गन्स बनेंगे। तो याद रखिएगा, ये यहाँ से याद रखिए कि इन फ्यूचर फ्यूचर में फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम एक्टोडर्म एक्टोडर्म से आपके पास बनेंगे बिकम ऑर्गन नोन एज ऑर्गन ऑर्गन नोन एज, जिनको आप लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा यहाँ पे कि भाई जो एक्टोडर्म है जो कि एपीब्लास्ट से बनी है, और एपीब्लास्ट आपको पता है एम्ब्रियोब्लास्ट की एक आगे मतलब कि डिवीजन है। तो इससे ऑर्गन जो बनते हैं वो आपके पास क्या है? न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, वो आपके यहाँ से बनते हैं, न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। ठीक होगा जी, ये नॉर्मल बातें कर रहे हैं आप। फिर पिगमेंट सेल आपके यहाँ से बनते हैं, पिगमेंट सेल आपके यहाँ से बनते हैं। फिर जनाब अली आपके स्टेम सेल ऑफ द एपिडर्मिस, स्टेम सेल ऑफ एपी एपिडर्मिस स्किन की जो मतलब कि आपके पास ये यहाँ से बनते हैं। ठीक होगा जी। फिर आपके पास है, ये तो बात आपने कर ली एक्टोडर्म की। फिर आपके पास आ जाती है जी एंडोडर्म की, या फिर आपके पास हाइपोब्लास्ट की बात। और हाइपोब्लास्ट से फिर अपने मतलब के ऑर्गन्स बनते हैं। तो लिखें इन फ्यूचर फ्यूचर में जनाब अली फ्रॉम फ्रॉम एंडोडर्म फ्रॉम एंडोडर्म, यहाँ एंडोडर्म से जनाब अली बिकम बिकम ऑर्गन्स नोन एज, हाँ जी, बिकम ऑर्गन्स नोन एज, इसको आप क्या कहते हैं? कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं यहाँ पे? अब ये देख लीजिएगा। तो बिकम ऑर्गन्स नोन एज, ऑर्गन्स के अब नाम लिख लें कि कौन कौन से बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लिखें जी, लंग सेल, लंग के सेल्स मतलब अल्वुलर सेल्स वगैरह।
फिर आपके जनाब अली थायराइड सेल्स, ठीक हो गया जी, थायराइड सेल्स। फिर आपके जनाब अली यहाँ से पेंक्रियाटिक सेल, पैंक्रियाटिक जनाब सेल्स। देखे ना, सेल बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेगा। तो यही आप लोग ये चीजें तो जानते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसमें बहुत ज्यादा, अब मैंने वैसे बता तो दिया सेल, टिश्यू और आगे ऑर्गन, ठीक है। फिर आगे जी इंटरमीडिएटली एक लेयर होती है जिसको आप क्या कहते हैं, हाँ जी, ये तो इंटरमीडिएटली है ना, जिसको आप मीजोडर्म कहते हैं। तो याद रखें, ये जो मीजोडर्म है, इन फ्यूचर लिख लें, इससे भी कुछ ऑर्गन्स आपके पास बनते हैं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर जनाब अली फ्राम मीजोडर्म, फ्राम मीजोडर्म, मीजोडर्म से भी आपके पास कुछ फ्राम मीजोडर्म बिकम ऑर्गन, बिकम या लीड फॉर्मेशन, बिकम ऑर्गन, आपके पास कुछ ऑर्गन्स बनते हैं नोन एज, जिनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। देखें जी, यहाँ से बनते हैं आपके पास कार्डियक मसल, कार्डियक कार्डियक मसल, ठीक हो गया। फिर आपके पास यहाँ से बनते हैं स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स आपके पास बनते हैं। फिर आपके बनते हैं यहाँ पे ट्यूब्यूलर सेल्स ऑफ द किडनी, ट्यूब्यूलर सेल्स, सेल ऑफ किडनी, किडनी के जो मतलब के सेल्स हैं, ये आपके पास। फिर यहाँ पे आरबीसी, आरबीसी की जनाब अली। फिर आपके यहाँ पे स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो ये आप लोगों को सारे के सारे ऑर्गन्स का पता होना चाहिए। सो लास्ट पे बात करते हैं, ये तो थी आपके पास थर्ड वीक की जो मतलब के 3 लेयर्स की आपने बात की, और इनके देखें एम्ब्रियोनिक फैक्ट, इंपॉर्टेंट वन, पता है ये जो स्टेजेस है ना, वीक 1, वीक 2, वीक 3, आप एक तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर आ जाता है ना, जी जी, स्मूथ मसल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं ना, मतलब वीक 1 से लेकर वीक 12 तक फर्स्ट वीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर याद रखें एम्ब्रियो, नोट लिखें, एक नोट लिख लें, छोटा सा नोट लिखें, चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। देखें एम्ब्रियोनिक इफेक्ट, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक इफेक्ट। अब यहाँ पे ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई एम्ब्रियोनिक इफेक्ट मतलब क्या। वीक 1 से लेकर वीक 2 तक ना, लिख लें, वीक 1 से वीक 2, इसमें आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि वीक 2 में 2 जर्म्स बनी थी, ऐसे ही है ना, 2 जर्म्स लेयर्स बनी थी, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। इस ड्यूरेशन में ना टेट्रोजेनिक, अगर आपके पास मतलब कि कोई भी टेट्रोजेनिक अगर आप कोई एजेंट देते हैं, तो रिजल्ट उसका क्या होगा, या तो फिटस इंटैक्ट में रहेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ये बात आप याद रखिए, या तो उसके ऑर्गन्स इंटैक्ट में रहेंगे या फिर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर जब के जो थर्ड वीक है ना, थर्ड वीक में 3 लेयर्स बन जाती है ना, थर्ड वीक टू 8 वीक्स में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है। थर्ड वीक से लेकर 8 वीक्स में अगर इस ड्यूरेशन में कोई आप ट्रेटोजेनिक चीज दे देते हैं ना, उसका इफेक्ट क्या होगा ऑर्गन्स पे, ऑर्गन्स, फिर जनाबली ऑर्गन्स आपके पास सही तरह से नहीं होंगे, माल फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स होगी, ये आपको पता। बट जब 8 वीक आपके पास हो जाते हैं ना, मतलब 9 वीक, तो उसमें फिर इफेक्ट थोड़े कम होता है, ठीक है। आगे थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं, आप लोग हेडिंग दे दें, हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑफ टेट्रोजेनिक ऑन, बल्कि हेडिंग आप लोग इस तरह दें इसको ना, हेडिंग जरा चेंज करें। आप लोग हेडिंग दें इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेट्रो टेट्रा ट्रेटोजेन, इफेक्ट ऑफ ट्रेटोजेन ऑन, हाँ जी, एम्ब्रियोजेनिक, एम्ब्रियो, ऑन एम्ब्रियो बाय गेस्टेशनल एज, बाय गेस्टेशनल एज। भाई गेस्टेशनल एज क्या, कौन सी एज होती है, अभी थोड़ी देर तक आप लोगों ने इसकी बात करनी है। गेस्टेशनल एज वो एज है जो LMP, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे से लेकर, इस डे से लेकर जनाबे अली डिलीवरी तक, डिलीवरी तक इसको आप लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशनल एज कहते हैं। डोंट वरी, आगे फिर लिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो पूछ लें।
इफेक्ट ऑफ टेट्रोजन ऑन एम्ब्रियो बाय गेस्टेशनल एज, मतलब डे वन से, जो प्रेगनेंसी का डे वन, मतलब क्या कि जो मेंसेस का लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो फर्स्ट डे है ना, कि मतलब फीमेल कहती है कि इस डेट को मेरा लास्ट मेंसेस था, उससे लेकर डिलीवरी तक, इसको आप गेस्टेशनल एज के। बहरहाल डोंट वरी, आगे बात करनी है हमने। लिखिए जी, कंसेप्शन टू एंड ऑफ 2 वीक्स। इसमें नंबर वन जो आपने पॉइंट याद रखना है ना, मतलब कि आप लिखेंगे कंसेप्शन, कंसेप्शन टू एंड, एंड ऑफ 2 वीक्स। मतलब 2 वीक्स जो है ना, इसके 1 से 2 वीक्स अगर इसकी बात करते हैं, तो अगर आपने इसमें कुछ टेट्रोजन दे दिया, तो आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग ट्रेटोजन, ट्रेटोजन, मतलब अगर कोई डॉक्टर की गलती की वजह से कोई ऐसी चीज इस पीरियड में ले ली, तो क्या होगा कि इंटेक्ट, इंटेक्ट में या फिर डेथ, दो ही चीजें हो सकती हैं, इंटेक्ट या फिर डेथ ऑफ फीटस। ठीक हो गए, तो ये एक तरह से आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो। लेकिन पता है इसमें ना आपके पास बट हेयर, हेयर नो, नो जर्म लेयर्स, यहाँ पे कोई जर्म लेयर्स का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये आपने पॉइंट एक तरह से याद रखना है। नो फैक्ट, नो फैक्ट, इतना फैक्ट क्यों नहीं है, इसमें कोई डेंजरस क्यों नहीं, इतना फैक्ट नहीं है, रीजन उसकी कि कोई भी जर्म लेयर्स लेयर्स यहाँ पे नहीं बनती, ये आपको एक तरह से पता होना चाहिए। फिर बात आ जाती है आपके पास इसमें नंबर 2 पे, पोस्ट कंसेप्शन, पोस्ट कंसेप्शन जो कि 3rd से लेकर 8 वीक तक। अब अगर ये वीक जो आपका चल रहा है ना, इसके अंदर आपने एक बात करनी है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में ना एक चीज आपको कंफ्यूजन कर रही होगी। अब मैंने तो क्वेश्चन रेज नहीं किया, मेरे माइंड में क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों ने रेज नहीं किया। अब ये मुझे कह सकते हैं कि सर आपने एक पॉइंट लिख दिया कि बट देयर इज नो जर्म लेयर्स, यहाँ पे कोई जर्म लेयर नहीं है, लेकिन पीछे आपने ये बात बता दी है कि सेकंड जो वीक है वहां पे तो 2 जर्म लेयर्स बना दी है, एपीब्लास्ट बना दी, हाइपोब्लास्ट बना दी, जिसको आपने एक्टोडर्म एंडोडर्म कह दिए। क्या ये बात आपकी माइंड में नहीं आई? हाँ जी, बताएं ना। हेलो, ये आपने बाद में सोचना था ना, जब आपने बड़े मतलब सुकून से बैठना, फिर आपने ये बात सोचनी थी, हाँ यार सर ने पीछे तो बता दिया कि भाई जर्म्स लेयर तो यहाँ पे एंड। बात ये हो रही है कि भाई यहाँ पे इसकी कंसेप्शन टू एंड ऑफ 2 वीक्स, मतलब जहाँ पे भी इसके एंड होने वाला है, लेकिन अभी 2 वीक्स का एंड नहीं हुआ। ठीक है, एक तरह से इसको ना कंसीडर किया जाता है इसके अंदर। मतलब ये यही कहते हैं कि जब आपके पास जर्म्स लेयर नहीं ना बनती, तो उसके दरमियान अगर कोई आपके पास मतलब फीमेल ट्रेटोजन ले लेती है, तो फिर उसमें या तो वो बच्चा इंटैक्ट में रहेगा या फिर डेथ हो जाएगी, दैट्स इट। ये बात होती है। ठीक हो गया जी, तो मेरे ख्याल में आप ये पॉइंट समझिए। अच्छा देखें, पोस्ट कंसेप्शन 3 to 8 वीक्स, इसमें एक बात याद रखिएगा कि आपके पास एक ग्रेटेस्ट लिखें इस हेयर, हेयर ग्रेटेस्ट, जनाब अली ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल थ्री, वाई, वाई क्या है, यहाँ पे लिखें वाई, रीजन इसकी ये है, रीजन भी लिखें साथ में। रीजन ये है कि ऑल थ्री जर्म्स लेयर्स, ऑल थ्री जर्म्स लेयर प्रेजेंट, भाई यहाँ पे तो तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, और तीनों जर्म्स लेयर से अपने अपने फिर ऑर्गन भी इन फ्यूचर बनते हैं। मतलब कौन कौन सी लेयर्स हैं बताएंगे मुझे? एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, और एंडोडर्म है, ऐसे ही है जी, और एंडोडर्म है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। और पता है इनके फिर प्लस डेरिवेटिव्स हैं, जो इनसे चीजें बनती हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए यहाँ पे माल फॉर्मेशन के बड़े चांसेस होते हैं। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, 3rd वीक से लेकर 8 वीक्स में बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना पड़ता है। और इसमें इन फेजेस में ऑर्गन्स बने होते हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो ऑर्गन माल फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, फिर बात आ जाती है जी पोस्ट कंसेप्शन 9 वीक्स पे। ठीक है, तो लिख रहे हैं कि पोस्ट कंसेप्शन, भाई को पोस्ट कंसेप्शन के बाद 9 वीक की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ और सिनेरियो होगा। यहाँ पे क्या होगा, लो रिस्क,
यहाँ पे फिर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो लो रिस्क आपके पास। इफेक्ट ऑन बट इफेक्ट लिख लें, बट इफेक्ट ऑन हाइपरट्रोफी। भाई इफेक्ट क्या कहाँ पे होगा? हाइपरट्रोफी पे हो सकती है सेल्स की, या फिर आपके पास क्या हो सकती है, हाइपर हाइपरप्लेजिया, या फिर क्या हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, हाइपरट्रोफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो फाइनली हमने एम्ब्रियो के रिगार्डिंग काफी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। मैंने बात कहाँ से स्टार्ट की थी? मैच्योरेशन साइकिल से। मैंने वहां से फर्टिलाइजेशन करवाई, तो फर्टिलाइजेशन से बात यहाँ से आपकी चली जाइगोट से, जाइगोट से बात चलेगी मरुला पे, मरुला से बात चलेगी ब्लास्टूला पे, ब्लास्टूला से बात फिर आगे चलेगी। अब माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ब्लास्टूला क्या है? ब्लास्टूला पता चला कि ये सेल्स होते हैं और ब्लास्ट है। इसमें फिर पता आगे फिर बाद माइंड ने काम किया कि यार आगे के सेल्स कौन से हैं, पता चला कि एम्ब्रियो ब्लास्ट है, फिर एम्ब्रियो ब्लास्ट के साथ ट्रोफोब्लास्ट है, फिर ये पता चला कि ये काम क्या करते हैं, वो काम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद बात ये हुई कि यार ये आगे फिर क्या सीन होगा, आगे ये पता चला कि ट्रोफोब्लास्ट आपके डिवाइड होंगे, किसमें डिवाइड होंगे, ये आप लोगों को मैंने बातें बता दी हैं। ठीक है, दो तरह के सेल्स हैं जिसमें आपके पास सिस्टो मतलब के ट्रोफोब्लास्ट है और सिस्टो ट्रोफोब्लास्ट है। फिर मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि यार ये इसका काम क्या है? इसका काम तो आपके पास ये है कि जनाबली सिंस हिस्ट्रियोब्लास्ट करके बीटा एससीजी को रिलीज करना है। फिर आगे बात ये हुई कि यार ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये इनका काम क्या है? एम्ब्रियोब्लास्ट जनाबली आपके पास क्या करते हैं कि ये फर्दर, वैसे तो इन दोनों का रोल ये है कि ये आपके पास इम्प्लांटेशन में मतलब के रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास जो एमनियोटिक कैविटी है उसको और योग सैक के अंदर क्रेडनिंग का रोल करते हैं। फिर आगे बात ये हुई कि एम्ब्रियोब्लास्ट जनाबली क्या डिवाइड होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं दो लेयर्स में, जिसमें आपके पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है। फिर माइंड ये कहता है कि एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट क्या है? फिर एपीब्लास्ट आपके पास जनाबली क्या है? एक्टोडर्म है। जो हाइपोब्लास्ट है ये एंडोडर्म है। फिर आपने ये सोचा कि यार एक्टोडर्म का काम क्या है और फिर आपने ये सोचा कि यार जब ये दो लेयर्स इनके दरमियान भी एक लेयर होगी उसका नाम क्या है? मीजोडर्म। लेकिन बात ये हुई कि यहाँ पे जो जो एक्टोडर्म है इसका काम क्या है? एक्टोडर्म के अपने मतलब कि जो मतलब ऑर्गन को इन फ्यूचर बनाता है, जो एंडोडर्म ये अपने को बनाता है, मीजोडर्म अपने को बनाता है। फिर बात वहां से आगे ये गई कि यार यहाँ पे अगर देखा जाए कि इनके अगर इन एजेस में मतलब कि अगर एक फीमेल आ जाती है तो उसको हम कोई ऐसी टेट्रोजेंस देते हैं। टेट्रोजेंस इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कस लेटर ऑन इन द ग्रेटर डिटेल इन फार्माकोलॉजी। अब यहाँ पे ये बात हुई आपके पास जनाब अली कि यहाँ पे ये जो तीन फेजेस हैं जिसमें आपके पास 2 वीक्स आ जाता है, जिसमें आपके पास 3 से 8 वीक्स आ जाता है, तो अगर ये और 9 वीक्स आ जाता है पोस्ट कंसेप्शन वीक्स, अगर हमने देखना है कि जिसमें ज्यादा रिस्क है वो कौन सा आपके पास 3 to 8 वीक्स है। एनी क्वेश्चन आपको प्लीज जल्दी से बताएं, आगे मूव करते हैं। जी तो हेडिंग दे दें टर्मिनोलॉजीज भाई। बिफोर गोइंग टू इन ग्रेटर डिटेल ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी, all of you must be know about basic terminologies about regarding प्रेगनेंसी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हेडिंग दे दें टर्मिनोलॉजीज। देखें मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता होता, फिर जब वो पता नहीं होता फिर वो यूज नहीं करते ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजीज देखनी है। एक टर्म होती है, आपकी ये बुक में मेंशन है, उस टर्म का नाम है ग्रेविटी। हाँ जी, ग्रेविडिटी। ग्रेविडिटी का क्या मतलब होता है? वो लफ्ज आप बोलते हैं ना ग्रेविडा। हाँ जी, ग्रेविडा का मतलब ये है कि जनाबली सिंपल प्रेगनेंसी। ग्रेविडा का मतलब क्या है? आज के बाद अगर जहां पे भी ग्रेविडा का पॉइंट आ जाए ना, आपने कहना कि इसका मतलब ही क्या है जी? प्रेगनेंसी। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ग्रेविडिटी कहते हैं कि एंड नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज बीन प्रेग्नेंट। नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन हैज, हाँ जी, हैज बीन प्रेग्नेंट। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए। इसके बाद आपके अच्छा एक कुछ पॉइंट साइड बाय साइड लिख लें। आप लोगों ने सुना होगा, नोट कर लें प्लीज। एक होता है नली ग्रेविडा, एक होता है मल्टी ग्रेविडा। क्या ख्याल है? हाँ जी, नली ग्रेविडा ये नाम सुने हुए हैं, नली ग्रेविडा। और एक होता है मल्टी ग्रेविडा। अब आपके ख्याल में क्या है? नली का मतलब क्या होता है? जीरो। भाई नली का मतलब है जीरो प्रेगनेंसी। इसमें जीरो प्रेगनेंसी, कोई मतलब कि उसने प्रेगनेंसी रिसीव नहीं की, कोई कंसेप्शन नहीं हुई।
लेकिन ये जो मल्टी है ना, मल्टी का लफ्ज ये है कि मोर देन वन टाइम प्रेगनेंसी। मोर देन वन टाइम जब भी प्रेगनेंसी की बात आ जाए उसको आपने क्या कहना है, मल्टी ग्रेविडा। नली ग्रेविडा का क्या मतलब, जीरो प्रेगनेंसी। तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है आप लोगों को पता होना चाहिए नंबर 2 पे, वो आपके पास क्या है, वो है जी पेरिटी। लफ्ज क्या है जी, पेरिटी। अब पेरिटी का मतलब क्या है ये आप लोगों को जानना चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। इसको कहते हैं जी नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रेगनेंसी। ये आप लोगों को, ये मैंने सिंपल बताया लेकिन बुक की भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ कंप्लीटेड, जो प्रेगनेंसी उसने कंप्लीट किया, मतलब जिसमें अबॉर्शन मिसकैरेज वगैरह नहीं हुई। नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, पेरिटी कहते हैं। ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। नंबर ऑफ बुक, अगर बुक को आप लिखना चाहते हैं, यार मैं जो चीज बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए, ये नॉलेज के लिए है और ये आपके प्रेजेंटेशन को एक अच्छा बनाने के लिए पॉइंट टर्मिनोलॉजी से। अभी तक केसेस की बात नहीं, केसेस की जहाँ पे आपको बात आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें लिख लें कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज आपके पास जो प्रेगनेंसीज हैं, डेट लीड टू बर्थ, डेट लीड टू बर्थ, वो प्रेगनेंसी जो के जिनकी बर्थ हो चुकी है बियॉन्ड, हाँ जी, बियॉन्ड 20 वीक्स, मतलब कि 20 वीक्स के बाद, ठीक हो गया जी, वो प्रेगनेंसी जिनकी बर्थ हो चुकी है आफ्टर 20 वीक्स, इनको आप क्या कहते हैं, पेरिटी कहते हैं। और ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। वो प्रेगनेंसी जिनकी गेस्टेशनल एज आपके पास 20 वीक से बियॉन्ड चली जाती है ना, वो पेरिटी होती है। अगर 20 वीक से पहले जनाब अली आपके पास डेथ हो जाती है तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, बताए ना, मिस कैरिज। उसको आप क्या कहते हैं, इबॉर्शन। ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर है। अच्छा, हॉस्पिटल में ना आप लोग जब करेंगे ना फाइलें, फाइल्स पे ना गायनी एंड ओब्स के डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आपको जब फाइल पढ़ेंगे तो फाइल के ऊपर एक नोट लिखा होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज करती है। फिर हिस्ट्री जब होती है ना, आप चेक करते हैं वहां पे हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में ये कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, इस तरह लिखे होते हैं कि G3P1, ये एक एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू बुक, मैं आपको, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसे लिखा हो G3P1। तो भाई मुझे आप क्या बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर तो मैंने बातें बता दी हैं ना, डेफिनेशंस में मैंने बता दी हैं। जी स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, ग्रेविडा, ऐसे ही है। मतलब क्या कि 3 प्रेगनेंसी है इसमें, हाँ जी 3 प्रेगनेंसी हैं, और 1 इसमें क्या है, पेरिटी है। अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के, अब 3 प्रेगनेंसी जो है वो आपके पास जो है ना, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी आपके पास 3 है। अब मुझे एक बात बताएं, 3 प्रेगनेंसी हुई उनमें से, मतलब कि फिर बर्थ कितने की हुई, या फिर बर्थ, हाँ जी, उनमें से कामयाब कितनी हुई है, एक हुई है ना, जो कि बियॉन्ड द 20 वीक्स, मतलब के बाद 20 वीक बाद चलेगी, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि 3 उसने कंसीव की है, 3 टाइम कंसीव किया है वुमेन ने, लेकिन उसकी हिस्ट्री ये है, 3 तो प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो है ना कंप्लीट हुई है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक प्रेगनेंसी ऐसी जो मोर देन 20 वीक्स गई, बट 3 जो कंसीव की उसने, ये इसका मतलब होता है। तो बुक में लिखा हुआ है, यार इसको इतना ही कर लें, कोई इतना ज्यादा नहीं हमने लिखना, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बुक लिखती है कि वुमेन हैड 3 प्रेगनेंसी बट ओनली 1 बर्थ बियॉन्ड 20 वीक्स गेस्टेशनल एज, या फिर इन्फेंट हु वेट एट लीस्ट। या फिर इसका मतलब क्या है, या आप ये कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं, इन्फेंट हु वेट, जिसका वेट है जनाब अली, वेट एट लीस्ट जिसका वेट है 500, हाँ जी, ग्राम, 500 ग्राम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके हो गया जी। नेक्स्ट, अब आते हैं जी आगे, नंबर 3 पे लिखें, टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो नंबर 3 पे आप लोग जो लिखेंगे उसका मतलब है, आप लिखेंगे नेटल प्री नेटल असेसमेंट। प्री नेटल असेसमेंट, देखें जब आप प्री नेटल असेसमेंट की बात करते हैं ना, तो आप लोगों को ये हॉस्पिटल के अंदर बड़ी काम आती है। बिफोर नेटल आपके पास इसमें एक नमोनिक होता है, बड़ी खूबसूरत से लफ्जों में लिख लें और इसको याद भी रखना है, बुक ने लिखा हुआ है।
टपाल के साथ, ठीक है, टपाल के साथ लिखा हुआ है, तो आप लोग भी लिख लें इसको जरा। प्री नेटल असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। टी स्टैंड फॉर क्या है? टी स्टैंड फॉर है जी नंबर ऑफ टर्म डिलीवरीज, नंबर ऑफ टर्म डिलीवरीज। अब लफ्ज आ गया टर्म, ये इसका आपको पता है टर्म क्या होता है वैसे? हाँ जी बताएं ना, किसको कहते हैं जी टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म डिलीवरीज का मतलब क्या है यार? ये आपने कभी सुने हैं नाम? ये शायद आप लोगों ने सुने हो। आपने माशाल्लाह से गायनी तो कर ली हुई है यूनिवर्सिटी से। तो देखें, एक होता है प्री टर्म, एक होता है प्री टर्म, एक होता है टर्म, एक होता है पोस्ट टर्म। ये नाम सुने? पोस्ट टर्म, ये तीन नाम है। अच्छा जी, अब इसमें ना देखें, ये जो प्री प्री टर्म है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्री टर्म कहते हैं कि वो प्रेगनेंसी जो आपके पास बिफोर बिफोर 37 वीक से हो, इसको क्या कहते हैं? प्री प्री टर्म कहते हैं। एक होती है टर्म, टर्म कहते हैं जिन्नाबे अली 37 से आपके पास 42 वीक्स की प्रेगनेंसी को, ठीक है। अगर इसमें फिर आपके पोस्ट का मतलब होता है बिफोर, तो पोस्ट कहते हैं जी आपके पास लेसन लेसन 37 वीक्स, ठीक होगा जी। इसको आप क्या कहते हैं? पोस्ट टर्म से पहले है ना। तो अब आ जाते हैं आगे। देखें, एक बात मैं आपको बता सर देता हूँ कि पोस्ट पोस्ट, टर्म मोर देन 42 वीक्स नहीं होगा? मैं मैं लिखने लगा हूँ डॉक्टर साहब, मैं लिखने लगा हूँ। ये पोस्ट टर्म कहते हैं मोर देन 42, सॉरी, आफ्टर टर्म, बिल्कुल बिल्कुल। इसको आप लोग कहते हैं मोर देन 42 वीक्स। ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। मतलब सुन लें फिर दोबारा एक दफा कि प्री टर्म कहते हैं बिफोर, प्री का मतलब होता है बिफोर, बेसिकली वो मैंने इसके हिसाब से लिखना है। बिफोर आपके पास टर्म्स है, बिफोर 37 वीक्स बात हो रही थी। अच्छा, इसमें ना पोस्ट टर्म में ये है कि मोर देन 42 वीक्स। अच्छा, वो प्रेगनेंसीज जो 37 वीक से बियॉन्ड जाती है ना, 37 वीक से बियॉन्ड जाती है, उनको आप प्री टर्म कहते हैं। वो प्रेगनेंसी जो 37 वीक से मतलब कि पहले हो जाती हैं, उनको प्री टर्म कहते हैं। वो प्रेगनेंसी जो आप लोगों की इससे मोर देन 42 वीक्स से जाती है, इसको आप लोग क्या कहते हैं फिर? पोस्ट टर्म कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है ना? नंबर ऑफ टर्म प्रेगनेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो भाई आपको वो समझ आ जाएगी। अब टर्म का क्या मतलब है, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्लीज आगे। पी स्टैंड फॉर बात होती है जी नंबर ऑफ प्री टर्म, ये भी मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ प्री टर्म, पी से है जी प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी। तो अब आपको प्री टर्म डिलीवरी का भी पता चल गया। फिर आपके पास है जी ए से आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ इबोर्शन, ठीक है। उसके नंबर ऑफ इबोर्शन, अबॉर्शन, तो ये भी आप लोगों ने मतलब कि अबॉर्टेड जो है, ठीक है, ये आपको पॉइंट पता चल गया। फिर आपके पास एल, एल स्टैंड फॉर क्या है जी? नंबर ऑफ जनाबे अली, नंबर ऑफ लिविंग, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, नंबर ऑफ कितने बच्चे उसने उसके जिंदा है। इसको ये आपके पास है। बिफोर 20 वीक्स आप बात कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो प्री प्री नेटल असेसमेंट आपने ये करनी होती है टपाल से, टपाल के साथ। अब देखें, याद रखिएगा कि वो डिलीवरी जो 37 वीक से पहले हुई उसको प्री टर्म कह रहे हैं। वो डिलीवरी जो आपके पे 20 वीक से पहले 20 कैरेज उसको कह रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट पता है। आपको इस बात का क्या इल्म है कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में डेली बेसिस पे प्रेगनेंसी की वजह से कितनी डेथ होती है? ऑलमोस्ट 1600, ठीक है। मतलब 1600 जो वुमेन फीमेल की डेथ होती है ना, वो प्रेगनेंसी की वजह से होती है। हर मिनट में ऑलमोस्ट एक वुमेन की डेथ हो रही है, ठीक है, हर मिनट। ये एक तरह से आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी आगे। आगे आपके पास ये आपने नंबर थर्ड पे थी ना टर्मिनोलॉजी, नंबर 4 पे लिख लें। नंबर 4 पे आप लोग लिखेंगे डेवलपमेंटल एज, डी ए, डेवलपमेंटल एज। अब इसका मतलब क्या है पता है? छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है, ज्यादा लंबा नहीं हमने इसको करना क्योंकि ये याद रह जाए। डेवलपमेंटल एज वो एज है जो आपकी ना, देखें,
यहाँ से डे 1, यहाँ से लेकर ये एक एरिया मैंने बनाया, फिर आगे आपको पता है कि ये है, ये 1 है, ये 14 है, और 28 डेज का नॉर्मली आपके पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ऐसे ही है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है ये 28 डेज का। याद रखें कि भाई ओवुलेशन डे से लेकर टिल, हाँ जी, डिलीवरी, टिल डिलीवरी, इसको आप लोग कहते हैं डेवलपमेंटल एज। मेरे 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 पॉइंट का समझ आ गया? ओवुलेशन फ्रॉम 14 डे टिल डिलीवरी, मतलब टिल आप लिख सकते हैं 9 मंथ्स, टिल 9 मंथ्स। तो 9 मंथ ड्यूरेशन, टिल 9 मंथ ड्यूरेशन, इसको आप क्या कहते हैं? सिंपल इसको डेवलपमेंटल एज कह देते हैं। ठीक हो गया जी? तो आप लोग लिख लें कि फ्रॉम 14 डे टिल 9 मंथ ड्यूरेशन आपके पास क्या है? इसको कहते हैं जी आप डेवलपमेंटल एज। मेरे मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं जी, जो मेन चीज है ना वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 5 पे लिखें गेस्टेशनल एज। ये हर बंदे को गेस्टेशनल एज और डेवलपमेंटल एज का फर्क नहीं पता होता, ये बात याद रखिएगा। देखिए ना, ये आपने ले लिया 14 डेज से, और कहाँ तक लिया? टिल डिलीवरी, मतलब कि 9 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है। अब इसमें फर्क है आपका गेस्टेशनल एज में। अब इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ से लेकर ये 14 डे है, और यहाँ पे ये आपके पास है जी 28 डेज है। यहाँ पे ये 14 है और ये 1 है। अब बात अगर यहाँ से लेकर आपकी चली जाती है डिलीवरी तक, हाँ जी, टिल जनाबे अली 9 मंथ तक जाती है, तो इसको आप क्या कहते हैं? बताएं ना यार, इसको आप क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल एज कहते हैं ना। तो याद रखें, अगर आपके पास जो डेवलपमेंटल एज है ना, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ओवुलेशन से लेकर 12 टिल 9 मंथ्स आपके पास ये डेवलपमेंटल एज है। अब ये जो गेस्टेशनल एज है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी, लिख लें। ये आपके पास यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होती है, ये फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? कि आपके पास पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी कॉल्ड पीरियड फ्रॉम, ये भी लिखिएगा जरा प्लीज, पीरियड फ्रॉम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू, हाँ जी, फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी, फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी, इसको आप लोग कहते हैं डेवलपमेंटल एज या एम्ब्रियोनल एज। इसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल एज या फिर एम्ब्रियोनल एज। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अब आगे सुन लें। पीरियड फ्रॉम मेंसिस टू डेवलपमेंटल एज, जब बात आ जाए ना, पीरियड पीरियड फ्रॉम, हाँ जी, पीरियड फ्रॉम मेंसिस, पीरियड फ्रॉम मेंसिस, फ्रॉम मेंसिस टू डेवलपमेंटल टू डिलीवरी, भाई डिलीवरी टिल 9 मंथ्स, तो इसको आप लोग क्या कह देते हैं? गेस्टेशनल एज। फिर समझाने लगा हूं, डोंट वरी। देखें, बुक लिखती है ओवुलेशन प्लस फीटल एज प्लस डेवलपमेंटल एज, बिल्कुल तीनों ही आपके पास जब आ जाती हैं, इसको आप गेस्टेशनल एज कहते हैं। देखें, नंबर ऑफ वीक्स एंड डेज मेजर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, ये जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ LMP, यहां से लेकर जब उसको लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहले दिन से लेकर डिलीवरी तक, इसको आप लोग क्या कहते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ LMP टू डिलीवरी इज कॉल्ड गेस्टेशनल एज। मेरी बात आपको समझ आ गई? यहाँ पे जब जैसे ही उसका मेंसेस स्टॉप, जनाब अली, वहां से लेकर आपके पास क्या है? डिलीवरी तक, उसको क्या कहते हैं आप लोग? गेस्टेशनल एज कहते हैं। मेरी बात आप समझ आ गई होगी। नंबर ऑफ वीक्स एंड डेज मेजर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ LMP, तो आपके पास गेस्टेशनल एज कैन आल्सो डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग, ये लिखें आप। ये अच्छा, एक बात आप लोगों ने ना, देखें, एक बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, एक लफज है आपके पास, एक पॉइंट है, उसका नाम है EDD, गेस्टेशनल एज को आपने मालूम करना है। मतलब क्या?
डिलीवरी आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका मतलब क्या है? एस्टिमेटेड लिख लें, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा, सच्ची बताना है, ईमानदारी से आप लोगों ने, ही ऑनेस्टली, कि आप लोगों में से किसी को पता है कि ये कैसे निकालते हैं? अगर एक फीमेल है, प्रेग्नेंट वुमेन फीमेल आपके पास आती है और वो आपसे पूछती है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेरी बल्कि मैंने ये पहले भी बताई हुई है मेरे ख्याल में। अच्छा, कि मेरा बच्चा कब पैदा होगा, ठीक है, बच्चे की पैदाइश कब होगी, तो आप क्या करते हैं फिर, बताएं ना। हाँ जी, गेस्टेशनल एज एक तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करते हैं? जी डॉक्टर साहब कैसे करते हैं, बताएं। डॉक्टर सामा माइक ऑन करें, बताएं कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। पता है इसके 3 वेज हैं। हाँ जी, सर वो 9 9 months and 7 days सर। वेरी गुड, जबरदस्त, लास्ट जबरदस्त, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस डेट आया सर वेरी गुड। चले, ये देख रहे हैं 3 तरीके हैं इसके, और सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट है ना वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ मोस्ट एक्यूरेट। ये एमसीक्यूज है, और पता है एमसीक्यूज कहाँ का है? प्लैब का भी एमसीक्यूज है, असेंबली का भी एमसीक्यूज है, आपकी पीएमडीसी में कई दफा ये पूछा गया एमसीक्यूज है, तो ये भी से एमसीक्यूज कर लें फिर, ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये बात CK2 ने भी लिखी हुई है। बहरहाल हम इस पे बात करते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, एक LMP से है, एक कंसेप्शन डेट से है, एक आपके पास अल्ट्रासाउंड से है। अब हम करेंगे LMP से, अभी आप लोग एक सीख लें, अल्ट्रासाउंड वाला भी आप अभी सीख लेंगे। तो ये आपके पास जो है ना, बाय कंसेप्शन डेट वही फर्स्ट ऑफ द LMP, इससे आप लोग इंशाल्लाह अभी बात करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो लिखें प्लीज, देखें। अच्छा, सपोज कर लें एक लड़की आती है, प्रेग्नेंट फीमेल है, तो वो आपसे क्वेश्चन करती है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मेरा बच्चा कब पैदा होगा, ठीक है, बच्चे की कब पैदाइश होगी। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, आप ये कहेंगे, अच्छा जी बीबी ये बताएं कि आपको लास्ट मेंसेस कब आए थे, आपकी जो माहवारी है, माहवारी आपकी लास्ट कब थी। हाँ, देखें, डेवलपमेंटल ओवुलेशन तो नहीं है पता होती, अब फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन तो हर एक को नहीं ना पता होती, वो फीमेल्स को ओवुलेशन का क्या पता कि मैं, वो बहुत सारी कंफ्यूज होती हैं। हाँ, ये जरूर पता होता है मोस्टली फीमेल्स को कि मेरा जो लास्ट मेंसेस था ना वो इस डेट को आया था। अगर एक फीमेल है, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, अगर एक फीमेल है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा जो मेंसेस था लास्ट टाइम मेरा 01 और फिर 01 और साथ में 2021, सपोज कर लें, मतलब ये आपके पास डे है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर लिख लें, ये डे है, ये आपके पास मंथ है, और ये आपके पास ईयर है, ठीक हो गया, ये आपके पास ईयर है। ओके, अब याद रखना है एक बात, तो एक नोट लिख लें जिंदगी के लिए कि भाई आप लोगों की जब तक प्रैक्टिस है ना, तो ये आपने खूबसूरत से लिख भी लें और याद भी रखें। जनवरी से लेकर, याद रखिएगा, जनवरी से लेकर मार्च तक, अगर कोई भी महीना आ गया, जनवरी से मार्च तक कोई भी महीना आ गया, तो सॉरी, नो ऐड, नो ऐड ईयर, आपने ईयर को ऐड नहीं करना प्लीज, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। जनवरी से लेकर मार्च तक अगर महीना कोई भी आ गया है, इसकी बात की तो नो ऐड ईयर। बट ये बात याद रखें कि अगर आपके पास अप्रैल टू, बट अप्रैल टू अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर जनाबली, इसमें कोई भी महीना आ गया ना आपके पास, तो ऐड 1 ईयर, ऐड 1 ईयर, एक ईयर भी आपने ऐड करना है, ठीक हो गया। ये अपनी जिंदगी का एक असूल बना लेना है जब भी आपने EDD आपने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फिर क्या होता है, एंड ऐड ऐड 7 days इन
हाँ जी, इन डेज एंड एड जनाब अली 9 मंथ्स 9 मंथ्स, या फिर रिमूव, ये निकालने आपने, या फिर रिमूव जनाब अली, रिमूव 3 मंथ्स, रिमूव 3 मंथ्स फ्रॉम मंथ्स। तो ये अपनी जिंदगी का रूल बना लें, फ्रॉम मंथ्स। अब आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे। अब तो ये रूल जिस बंदे को आ गया ना, समझे, उसको सारा आ गया, ये है जी रूल, और इसको कैलकुलेट करने का ये आप लोगों को पता है। अब मुझे एक बात बताएं भाई, ये डेज है ना, डेज में आप क्या करेंगे, 7 डेज ऐड कर लेंगे। फिर जनवरी पहला महीना है, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आप जनाबली 90 आप ऐड कर 9 मंथ्स भी ऐड कर लेंगे, या फिर माइनस, अभी मैं आपको करके बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे जनाब अली आप मुझे एक बात बताएं, ईयर ऐड करेंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन है, ईयर आप लोग ऐड करेंगे क्या? बताएं ना प्लीज। नो, ईयर तो आप ऐड नहीं करेंगे, तो वही आपके पास क्यों क्यों नहीं करेंगे भाई, जनवरी है। तो फिर क्या आएगी कैलकुलेशन आपके पास, क्या आ जाएगी जनाब अली, 7 और 1 8, 08, और ये आपके पास 10 है, और ये आपके पास 2021। पता ये चला कि भाई इस फीमेल की जो ईडीडी है, जो एक्सपेक्टेड डेज है, वो 10वां महीना, और 8 उसकी डेट है, 10वें महीने की 8वीं तारीख को बच्चा 2021 में पैदा होने के जनाब अली चांसेस हैं। ठीक हो गया, तो ये ईडीडी है। फिर समझ आई? अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब देख लें। एक और एग्जांपल लेते हैं मोस्टली। अच्छा, इसमें ना, अगर अगर अप्रैल का मंथ आ जाए, मतलब क्या कि 01 सपोज कर लें, और 04 की सपोज कर लें, और 2021 की बात कर लें। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जी, डॉक्टर साहब बताएं ना, डॉक्टर दनार, यहाँ पे 7 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 09 ऐड कर लेंगे। अब ये कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च और अप्रैल। ठीक है। अब यहाँ पे अप्रैल की बात आ गई है, फोर्थ वाला अप्रैल। अब मुझे ये बताएं, अप्रैल के महीने से बात आ गई है, तो क्या करेंगे, 1 यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे, तो क्या होगी फिर, बताएं ना। 8, आपके पास 9 और 4 कितने हो गए? 9 और 4 आपके पास कितने होते हैं, बताएं ना। 13, और 13 का कोई महीना होता है? नो, नहीं होता। तो फिर आप क्या लिखेंगे? 01, 01 होगा ना पहला महीना। तो आपके पास ईयर कौन सा होगा? 2022। ईयर कौन सा होगा? 2022। भाई, जनवरी के 8, 2022 को बच्चा पैदा होने के चांसेस हैं। बात समझ आई कि नहीं? 080122, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें ये भी बात आपके पास क्लियर है मेरे ख्याल में। ओके, मतलब अगर आप इसमें से 3 माइनस करते हैं, 04 में से आप -3 करते हैं, तो क्या होगा? 01 ही आएगा ना। तो ये आप लोगों को ये भी आप लोगों को पता चल गया कि एक तरह से कभी कभार -3 भी ऐड हो माइनस कर लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, समझ आई? यार ईडीडी कैसे निकालते हैं, समझ आ गई? इनफ है इतनी एग्जांपल्स, कोई करनी है? और आप मुझे बताएं कोई भी, मतलब कोई एक आप ऐड कर लें एग्जांपल। ओके, चलें जी। फिर आप लोग टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं, नंबर 5 पे हो गई। और अब आप लोग लिख सकते हैं, लिखें प्लीज के गस्टेशनल एज कैन आल्सो डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। लिखें, गस्टेशनल एज कैन आल्सो कैन आल्सो डिटरमाइंड कैन आल्सो डिटरमाइंड बाय डैश। हाँ जी, बाय फॉलोइंग। भाई, इनसे भी आप लोग जो है ना गस्टेशनल एज बता सकते हैं। और गस्टेशनल एज की जो डेफिनेशन है मैंने बता दी है, LMP के फर्स्ट डे से लेकर आपके पास डिलीवरी तक। देखें जी, इसमें आपके पास ना, नंबर 1, आप कुछ फीमेल्स हैं, क्विकनिंग लफज है, क्विकनिंग। क्या मतलब होता है इसका? क्विकनिंग या फिर एप्रिसिएशन। क्विकनिंग या फिर एप्रिसिएशन, क्या मतलब है इसका वैसे? यार, क्विकनिंग एंड एप्रिसिएशन जो देखें,
माँ को ना, माँ को फील होता है कि बच्चा अंदर क्या मतलब क्या रहा है, मूवमेंट्स शो कर रहा है, ठीक है। तो क्विकनिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ फीटल मूवमेंट, ऑफ फीटल फीटल मूवमेंट, भाई इसको पता चल रहा होता है। ओकर, ये आपके पास क्या होता है, इसके बारे में आप लिख लें। ओकर, ओकर जनाब अली एट 17 टू 18 वीक्स, ठीक हो गया जी। एट अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट, ये आपको पता है। अच्छा एक बात बताता हूँ, देखें, एक ना नोट लिख लें, ये प्रैक्टिकली बात बताने लगा हूं, एक नोट लिखें। जब भी कोई फर्स्ट टाइम मतलब अच्छा यार, प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडी का क्या मतलब है, क्योंकि पहली जिसकी प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविडा, वो फीमेल जिसकी प्राइमरी ग्रेविडा ना, जिसकी पहली मतलब कि प्रेगनेंसी है, उसको ये क्विकनिंग और एप्रिसिएशन जो है ना, ये फील होती है, डिटेक्ट होती है कब, 18 टू 20 वीक्स में, 18 टू 20 वीक्स में, ये आपको पता होना जिसकी पहली प्रेगनेंसी है, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, ये फील होती है, इस ये फील होती है, ठीक है। फिर जिसकी जनाब अली मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा जिसकी, तो उसको जो फील होती है ना, मतलब कि ये आपके पास उसको होती है 16 टू 18 वीक्स में, ये आपको फर्क पता होना चाहिए। मतलब कि क्विकनिंग एंड जो एप्रिसिएशन ऑफ फीटल मूवमेंट है वो आपको पता चलेगी। फिर है जी फीटल हार्ट टोन डोपलर, नंबर नंबर 2 पे। अच्छा ये जो चीज है ना, ये चीज, इस चीज से गेस्टेशन एज का पता चल जाता है, मतलब क्विकनिंग एप्रिसिएशन ऑफ द फीटल मूवमेंट से, ये भी एक तरह, देखिए मोस्ट एक्यूरेट नहीं। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, फीटल हार्ट टोन्स, फीटल हार्ट टोन्स इसकी बात करते हैं। फीटल हार्ट टोन की अगर बात करें ना, तो इसमें आप याद रखेंगे जनाबेली डोपलर, डोपलर की आप लोग बात करेंगे। और इसमें अच्छा डोपलर एक डिजिटल डिवाइस है, ये डिजिटल डिवाइस है, और इससे ना मतलब ये बेबी बीट्स, फीटल हार्ट साउंड वगैरह मतलब कि डिटेक्ट करती है। डोपलर से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट, हाँ जी डिटेक्ट, ये एक डिजिटल मशीन है, डिटेक्ट टू बेबी बीट्स, बेबी की बीट्स को हम चेक करते हैं, इससे सुनते हैं। और फीटल हार्ट साउंड इसे सुनते हैं, फीटल हार्ट साउंड आप लोग इसे सुनते हैं, और इससे भी गेस्टेशन इसका पता चल जाता है। पता है ये आप कब करते हैं, ये आपके पास कैन असेस टू 10 टू जनाबेली 10 टू, हाँ जी 10 टू 12 वीक्स, 10 टू 12 वीक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप लोग इसका असेस करते हैं, और ये आपको बताता है गेस्टेशनल एज के बारे में। फिर ये एक डिजिटल डिजिटल डिवाइस के साथ। फिर नेक्स्ट लिखें थर्ड पे ना, आप लोगों के पास है फंडल, फंडल हाइट। ये जो फंडल हाइट है ना, इससे भी आप लोग का स्टेशनल एज का जो है ना एक तरह से पता लगा सकते हैं। वो क्या है, आप लोग देख लें। पता है 12 वीक्स पे ना, 12 वीक्स पे यूट्रस की जो फंडस है जस्ट अबव द प्यूबिक्स होती है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, उसके जो बोन है, प्यूबिस बोन है, उससे बिल्कुल अबव होती है। तो लिख लें कि जनाबे अली 12 वीक्स पे ना, 12 वीक्स पे फंडस, फंडल हाइट, फंडल हाइट जस्ट अबव, जस्ट अबव प्यूबिक बोन, भाई प्यूबिक बोन के बिल्कुल ऊपर मतलब के आपको मिलेगी फंडस, यूट्रस की जो फंडस। फिर फंडस हाइट एट इम्ब्लाइकस, याद रखिएगा एक पॉइंट है, फंडस हाइट। अच्छा ये जो वीक है ना, ये बात याद रखें कि 20 वीक्स, भाई 20 वीक्स पे ना फंडल हाइट, फंडल हाइट जो है ना, ये आपके पास फंडल हाइट एट एम्ब्लाइकस, जो एम्ब्लाइकस है ना वहां पे होती है, तो ये एक तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर बात आ जाती है जी 36 वीक की। 36 वीक पे ना जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट आपको फील होती है यूट्रस की, फंडल हाइट एट फंडल हाइट यूजुअली एट, यूजुअली लिख लें, यूजुअली एट
राइट अप होती है, राइट अप अंडर जीफाइड स्टर्नम, अंडर जीफाइड जीफाइड स्टर्नम, जीफाइड प्रोसेस है ना स्टर्नम का, जीफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, जीफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। तो ये आप लोगों ने मतलब कि आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये एक तरह से इससे भी आप गस्टेशनल एज का जो है ना पता लगाते हैं, इन चीजों से भी आपको गस्टेशनल एज का पता चल रहा होता है, और ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा मैं ना जल्दी से बताने लगा हूँ, प्रैक्टिकली लाइफ में ना अब पता है ये दाइयाँ बड़ा बता देती हैं इन चीजों से, ठीक है। देखें ये है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, ये मतलब कि बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जनाबेली समझ लें कि प्यूबिक बोन है, यहाँ पे ये इम्बलाइकस है, और यहाँ पे आपके पास जो है ना एक तरह से समझे कि ये जीफॉइड प्रोसेस है, ठीक है, इसको जीफॉइड प्रोसेस समझ लें, जीफॉइड प्रोसेस। जल्दी से मैं समझाने लगा हूँ। ये एम्बलाइकस है, एम्बलाइकस, ठीक है, और ये आपके पास जो है ना प्यूबिक बोन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसको प्यूबिक बोन है, ठीक हो गया, इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखें, अभी मैंने क्या कहा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस से जस्ट अबव द, यहाँ पे अगर बात आ जाए तो अगर इधर बात आ जाती है फंडल हाइट की, तो आपके पास 12 वीक्स की मैंने बात की, ठीक होगा जी। फंडल हाइट यहाँ पे होती है, फंडल हाइट यहाँ पे होती है। अच्छा फिर मैंने कहा ये इन दोनों के दरमियान, याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे अगर बात करते हैं, फंडल हाइट यहाँ पे होती है ना, जब ये आपके पास 16 वीक होता है, 16 वीक पे ना फंडल हाइट होती है, फंडल हाइट बिटवीन बिटवीन जनाबेली अम्बलाइकस, बिटवीन अम्बलाइकस एंड अबव एंड अबव प्यूबिक बोन एंड अबव प्यूबिक बोन। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता चल गया, ठीक हो गया जी। फिर 1 फिंगर बिलो अम्बलाइकस, एक लिखें 1 फिंगर, 1 फिंगर बिलो, बिलो अम्बलाइकस, अम्बलाइकस जनाब अली, यहाँ पे आपके पास जो है ना मतलब के फंडल हाइट, फंडल हाइट, और यहाँ पे जो वीक होगा ना एट 20 वीक, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया जी। फिर आपके पास आ जाता है जी 24 वीक्स पे ना, 24 वीक पे यहाँ इसके ऊपर होती है, अबव ऑन ऑन 24 वीक्स फंडल हाइट, फंडल फंडल हाइट, हाँ जी, फंडल हाइट ऑन अम्बलाइकस, तो इम्प्लाइकस के बिल्कुल ऊपर 24 वीक्स। फिर आपके पास जीफाइड, अच्छा याद रखें 3 फिंगर्स अबव अम्बलाइकस, फिर यहाँ पे याद रखें आप लोग 3 फिंगर्स अबव, एक मतलब अबव अम्बलाइकस, 3 फिंगर्स अबव अम्बलाइकस, आपके पास जो है ना 3 फिंगर्स अबव अम्बलाइकस है, यहाँ पे होती है फंडल हाइट, फंडल हाइट यहाँ पे होती है, और इस टाइम जो है ना जो वीक्स होते हैं 28 वीक्स की बात है यहाँ पे, ठीक है, 28 वीक्स हो जाते हैं इस टाइम। फिर आपके पास जनाब अली 6 वीक अबव, हाँ जी 6 वीक, 6 फिंगर अबव अम्बलाइकस, फिर हिसाब से तो यहाँ पे फंडल हाइट, ये एक ना मैं एक बात बताऊँ, ये एक इंडियन है, डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट, बहुत अच्छी, उसने ये चीजें बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। 6 फिंगर अबव अम्बलाइकस फंडल हाइट, ये जो है ना आपके पास जनाब अली यहाँ पे जो वीक्स होते हैं वो आ जाते हैं 32 वीक्स, 32 वीक्स, ठीक है। फिर बात आ जाती है जी आपके पास इसकी जी5 प्रोसेस पे, तो जी5 प्रोसेस पे 36 से लेकर 38 वीक्स पे जनाब अली यहाँ पे होती है फंडल हाइट, लेकिन 38 के बाद ये ड्रॉप करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया, फंडल हाइट यहाँ पे होती है। अब लेटर आफ्टर आफ्टर 38 स्टार्ट टू ड्रॉप, स्टार्ट टू ड्रॉप, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती है। तो ये है जी इसकी एक स्पेसिफिकेशन, ये आप लोगों को एक तरह से पता होना चाहिए। ओके हो गया, क्लियर है।
एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं। लेकिन देखें, आपने गस्टेशनल एज को ईडीडी से भी देखा, आपने इसको फंडल हाइट से भी देख लिया, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है ना, ये आपको पता होना चाहिए जनाब अली। नंबर लिखें 6 पे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें आपको मोस्ट एक्यूरेट, और एक एमसीक्यू भी आता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर ईडीडी या फिर गेस्टेशनल एज लिख लें। मोस्ट मोस्ट एक्यूरेट most accurate method for EDD या gestational age confirmation। gestational age confirmation, या अगर आप ये कंफर्मेट करना चाहते हैं तो वो आपके पास है जनाब अली मैयर बाय जनाब अली मैयर बाय क्रॉन। हाँ जी, क्रॉन रम्प लेंथ, क्रॉन रम्प लेंथ, ठीक होगा जी, एट 6 to 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। देखें, क्रॉन कहते हैं हेड को, ठीक है, क्रॉन किसको कहते हैं? हेड को। रंप कहते हैं एक तरह से बटक को। हेड टू बटक की लेंथ को देखते हुए ना 6 से 12 वीक्स में बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड आप लोग क्या करते हैं? डी बता देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? कि एंड ये भी बात याद रखें कि अल्ट्रासोनोग्राफी मैयर मैयर अल्ट्रासोनोग्राफी मैयर of gestational age is most reliable। ये मोस्ट रिलायबल है जनाब अली ड्यूरिंग, हाँ जी, फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज है जी, ये एमसीक्यूज है। देखिए, ट्राइमेस्टर आपके पास क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके पास 1 to 12 वीक्स, ऐसे ही है। फिर आपके पास जनाबली 13 to 28 वीक्स, फिर आपके पास 28 वीक्स तो आपके 37, इस तरह जनाबली ये आपके पास 3 ट्राइमेस्टर है, सेकंड थर्ड, ठीक है, ये 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट एक्यूरेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ गेस्टेशनल एज इज विच मेथड? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना। फिर आ जाती है जी बात थर्ड से सेकंड से सेकंड से थर्ड के लिए। सेकंड से थर्ड के लिए नॉट गुड फॉर एक्यूरेसी, कोई इतना एक्यूरेसी तो नहीं है इसमें, लेकिन याद रखें कि सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर याद रखें, इसमें ट्राइमेस्टर डिटरमाइन टू गेस्टेशनल एज। अच्छा, इन सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर डिटरमाइन गेस्टेशनल एज मैयर बाय, लिख रहे हैं मैयर बाय, ये मैयर करते हैं बाई बाई प्राइटल डायामीटर। मैं आपको बताने लगा हूँ इसका मतलब क्या है। बाई प्राइटल डायामीटर आप करते हैं फीमर लेंथ से। और फीमर लेंथ कौन सी भला? ये आपको मैं बताऊं, देखें, फीमर लेंथ का मतलब ये है कि आपके पास ये है ना फीमर, ये आपके पास फीमर बोन है, ठीक है। तो फीमर बोन को जनाबेली आपने कुछ यूं लेना है। यहाँ पे आपके पास है डायाफाइसिस है, यहाँ पे है मेटाफाइसिस, सॉरी, ये है जी आपके पास है एपीफाइसिस मेटाफाइसिस, सेम। फिर इधर एपीफाइसिस मेटाफाइसिस, और ये दरमियान वाला जो है ना, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। और डायाफाइसिस की लेंथ को देखते हुए आप गेस्टेशनल एज को बताते हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर आपके पास है abdominal circumference फ्रॉम, हाँ जी, फ्रॉम। लेकिन ये जो काम है ना, ये आपने काम कब करने हैं? फ्रॉम फ्रॉम 13 वीक्स भाई, 13 वीक्स के बाद, 12 वीक्स के बाद, या फिर आप लिख लें आफ्टर आफ्टर 12 वीक्स, ये आप लोग कर सकते हैं,
ठीक है, ये पहले नहीं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बट मोस्ट एक्यूरेट जो आपके पास रिलायबल मेथड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो अल्ट्रासोनोग्राफी है बाय बाय क्रोन रम्प लेंथ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ये एमसीक्यू थे। अच्छा जी, एक दफा इसको ना रीड कर लें प्लीज, जल्दी से देख लें क्या कह रहे हैं जी। बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी, टर्म्स एंड कंसेप्ट दैट फॉलो द सेंटर टू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोलॉजिक प्रोसेस ऑफ द प्रेगनेंसी। ग्रेविडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वुमन हैज बीन प्रेग्नेंट। पेरियडिटी क्या होता है जी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट लीड टू बर्थ बियॉन्ड द 20 वीक्स, मैंने बता दिया। गेस्टेशनल एज या इन्फेंट वेरिंग मोर देन ये लिखे मोर देन 500 ग्राम। इन प्री नेटल असेसमेंट वो टपाल मैंने आपको बता दिया है। डेवलपमेंटल एज क्या है, नंबर ऑफ वीक्स एंड डेज सिंस फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको ओवुलेशन मतलब कि जब से ओवुलेशन हुई है, यूजुअली अननोन, फीमेल्स को नहीं पता होता, यूजुअली फीमेल्स को नहीं पता होता, अननोन। गेस्टेशनल एज क्या है जी, नंबर ऑफ वीक्स एंड डेज मेजर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट। एलएमपी का मैंने बता दिया है भाई, एलएमपी का जो फर्स्ट डे है वहां से लेकर आपके पास जो है ना डिलीवरी तक 9 मंथ्स। अच्छा जी, आगे क्या, गेस्टेशन इज आल्सो कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फंडल हाइट, फीटल हार्ट टोन और क्विकनिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ फीटल मूवमेंट, मैंने बता दिया है। एमसीक्यूज का एरिया आपके पास ये है, इसमें एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैयर फीटल क्राउन रम्प लेंथ एट 6 to 12 वीक्स, मैयर बाय, अच्छा, अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट गेस्टेशनल एज इज मोस्ट रिलायबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर आपने मैयर बायलेटरल डायामीटर बीपीडी, फीमर लेंथ एंड अब्डोमिनल सर्कमफेरेंस फ्रॉम द 12 वीक्स, ये बात भी आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक पॉइंट्स एंड लिटिल बिट एम्ब्रियोलॉजी बिफोर गोइंग टू डिटेल इन प्रेगनेंसी। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अगर कोई लेक्चर है, पॉइंट है तो बताएं, अदरवाइज क्लास लेक्चर